प्रिय बंधुओं, महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस चुनाव में महाराष्ट्र में आरएसएस ने जमीन पर काम किया है। आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़ी संख्या में इस चुनाव में लगाया है और बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। उसके लिए बीजेपी ने अपने 24 बड़े नेताओं को महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दी है। वे पिछले 2 महीने से किराए का मकान लेकर महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले, गली गली और घर घर पहुंच रहे हैं और वो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो देश कमजोर हो जाएगा और एनडीए का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। उनकी मेहनत और उनके काम की वजह से महाराष्ट्र में 5% वोट इस चुनाव में बढ़ गए हैं और बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती पर काम किया है। उसके नेता और कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति बहुत अच्छी है। चुनाव में एक ताकत महिला वोटरों की होती है। शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को सीधे पैसा ट्रांसफर किया है। पैसा उनके खातों में गया है। महिलाओं ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वो एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र को कई भागों में बांटा गया है। कोंकण महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, बंबई महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में दलितों और आदिवासियों का वोट कांग्रेस को मिला था, लेकिन इस बार दलित और आदिवासी वोटरों में ध्रुवीकरण हुआ है, वो बटा है। मराठवाड़ा में फडणवीस से मराठी नाराज हैं। वो मराठा आरक्षण पर फडणवीस से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने शिंदे को पकड़ लिया है और शिंदे की वजह से वहां बीजेपी और एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। पिछली लोकसभा चुनाव में एनडीए को वहां एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की स्थिति बहुत मजबूत है। वेस्टर्न पश्चिमी मराठवाड़ा शरद पवार जी का गढ़ है। शरद पवार जी ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए और उन पर अपनी पहुंच बनाने के लिए एक रणनीति बनाई है, जिससे उनकी वहां स्थिति मजबूत है और इस क्षेत्र में 62 सीटें हैं। अजित पवार की स्थिति कमजोर है और वो एक कमजोर घटक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर एनडीए सत्ता में आता है तो उनकी छुट्टी होना तय है। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का संविधान, आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा कमजोर पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को
कांग्रेस ने निकाल दिया था, उन उम्मीदवारों को शिंदे की शिवसेना ने पकड़ लिया है और 18 बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे, इनके घटकों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे, ये भी आशंका बनी हुई है। कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कठोर हिंदुत्व के मुद्दे से हट गई है और उसको एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पकड़ लिया है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बंबई शहर में सहानुभूति मिली हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कहा नहीं जा सकता। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो इन दोनों के वोट मजबूत और एकजुट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका परिणाम तो आने वाली 23 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तभी कुछ साफ पता चल सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो वोटों को बांटना चाहते हैं, वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मराठवाड़ा में 12 उम्मीदवार उतारे हैं। वो मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगर उन्होंने मुसलमानों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तो इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह सकता है। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सदस्य हैं, जिसमें सत्ता के लिए 144 सदस्यों की जरूरत है। इस कड़े संघर्ष में, इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में 10 सीटें इधर से उधर हो जाएंगी तो वो सत्ता का खेल खराब कर सकते हैं। वो एनडीए या इंडिया गठबंधन किसी को भी सत्ता मिल सकती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।